हाँ जी, तो आप नोटपैड वगैरह अपना ओपन कर लो। आज हमारा डे 10 यानी लास्ट क्लास है, जिसमें हम अपने रिमेनिंग प्रोडक्ट सारे जो रिमेनिंग बचा हुआ है हमारा सिलेबस में, जैसे कि कैरा शाइन, कैरा स्मूथ, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, बालेआज और टीजीलाइज, 4 चीजें बची हैं। ये चारों चीज हम अपने सिलेबस की आज खत्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग की थ्योरी कर रहे हैं। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग क्या होती है? बेसिकली ये होती है हेयर को 95% स्ट्रेटनिंग करने का ट्रीटमेंट है। यानी कि ये है एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। हेयर को 95% स्ट्रेट करने के लिए हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो मार्केट में अवेलेबल होती थी ना पहले, वो रिबॉन्डिंग होती थी। रिबॉन्डिंग को ही बाद में नाम चेंज करके स्मूथनिंग के नाम से किया जा रहा है, जबकि स्मूथनिंग थोड़ी सी, थैंक यू मैडम। स्मूथनिंग बेसिकली कोई चीज होती नहीं है, हम लोग रिबॉन्डिंग के नाम पर ही स्मूथनिंग करते हैं, यानी रिबॉन्डिंग क्रीम से ही हम लोग स्मूथनिंग करते हैं। कहां चली गई वो मैडम? वर्षा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग बेसिकली एक ही चीज होती है, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करने के लिए हमें जो इस्तेमाल करना होता है वो करना होता है स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट। स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कई कंपनियां होती हैं, जैसे कि लॉरियल और शॉस्कोप। ये दो कंपनियां वो हैं जो सबसे ज्यादा स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग क्रीम इनकी यूज की जाती है मार्केट में। लॉरियल की जो स्मूथनिंग क्रीम है उसका नाम है एक्सटेंशो, और शॉस्कोफ की जो स्मूथनिंग क्रीम है उसका नाम है ग्लैट। ये नाम आप सबने ही सुना होगा, ग्लैट, है ना। ग्लैट में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, जिसमें कि आजकल फिलहाल ये 0 नंबर ही मिलेगा। 1 नंबर भी बंद हो गया और 2 नंबर भी बंद हो गया है। क्या हुआ, ये लेफ्ट क्यों हो रही है बार बार मैडम? ज्वाइन हो रही है अपने आप ही लेफ्ट हो जा रही है। हाँ जी, आईफोन वाली मैडम, माइक ऑन करो अपना। आपकी पिक्चर स्टॉप आ रही है, माइक ऑन करो अपना, आईफोन वाली मैडम। जूम यूजर भी आ गई। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग। बेसिकली मार्केट में जो सबसे पहले आई थी वो रिबॉन्डिंग आई थी। बाद में रिबॉन्डिंग से क्या हुआ, रिबॉन्डिंग से लोगों के बाल ना डैमेज होने लगे थे, क्योंकि रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता था। रिबॉन्डिंग प्रोसीजर में 3-3 बार लोग आइनिंग का यूज करते थे, तो आइनिंग की हीट की वजह से बाल डैमेज हो जाता था। इसलिए लोगों ने क्या किया कि रिबॉन्डिंग को स्मूथनिंग का नाम दे करके क्लाइंट को देना शुरू कर दिया कि स्मूथनिंग से बाल डैमेज नहीं होंगे, आपका बाल रिपेयर रहेगा। जबकि स्मूथनिंग के नाम से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता, रिबॉन्डिंग क्रीम को ही स्मूथनिंग बोल करके हम करते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज है। काम क्या है, हेयर को 95% स्ट्रेट करने का काम करती है स्मूथनिंग या फिर रिबॉन्डिंग, कोई भी नाम लो आप। कुछ लोग इन दोनों को बोलते हैं स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग, ठीक है। कोई बोलेगा रिबॉन्डिंग, कोई बोलेगा स्मूथनिंग, तो कोई कहेगा स्ट्रेटनिंग। और इनका काम क्या है, बेसिकली ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है हेयर को 95% स्ट्रेट कर दिया, तो ये एक तरह का सोल्यूशन हो गया
कि करली बाल का मैंने कुछ सोल्यूशन चाहिए था, तो सोल्यूशन के रूप में हमने उनका बाल स्ट्रेट कर दिया कि अब आपका बाल करली नहीं रहेगा और अच्छा लगेगा। तो हेयर को 95% स्ट्रेट करने के प्रोसीजर को स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कहा जाता है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है, जो कि लॉरियल में आता है एक्सटेंशो के नाम से, और शॉशकॉफ में आता है ग्लैट के नाम से। ग्लैट तो हर बंदे ने सुनी होगी, हर किसी ने यूज भी की होगी ग्लैट क्रीम। एक्सटेंशो ग्लैट में 3 वेरिएंट आते थे, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। आजकल 0 नंबर ही आता है, 1 नंबर और 2 नंबर हो गए हैं बंद, ये नहीं मिलते हैं। 0 नंबर का मतलब है एक्स्ट्रा करली हेयर क्रीम, एक्स्ट्रा करली हेयर क्रीम। 0 नंबर का मतलब है हार्ड प्रोडक्ट, हार्ड प्रोडक्ट। ये किसी भी तरह के बालों के लिए बना हुआ है, लेकिन वो बाल हार्ड होना चाहिए, वो बाल बहुत ज्यादा वेरी करली होना चाहिए, तभी आप उस पर 0 नंबर क्रीम का यूज करोगे। कंपनी ने इस मेथड के हिसाब से ये बनाई थी। एक्सटेंशो में भी आपको 3 वेरिएंट मिलते थे। एक था एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, फिर था रेसिस्टेंट, और फिर था R1। 3 वेरिएंट आपको लॉरियल में भी मिलते थे, और अब लॉरियल ने भी क्या किया, ये रेसिस्टेंट को भी बंद कर दिया और R1 को भी बंद कर दिया। अब आपको सिर्फ ये वेरी रेसिस्टेंट या एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम ही मिलेगी। यानी दोनों ही कंपनियां सिमिलर चल रही है स्मूथनिंग के मामले में। उसने भी अपनी 2 क्रीम बंद कर दी और इसने भी अपनी 2 क्रीमें बंद कर दी। यानी इसका भी जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट, यानी एक्स्ट्रा का मतलब समझते हो ना, ज्यादा ज्यादा, यानी ये क्रीम भी हार्ड है, यानी इसकी 0 नंबर और इसकी एक्स्ट्रा, ये दोनों एक ही क्रीम है। दोनों ही थिक बाल के लिए, करली बाल के लिए, हीना कोटेड बाल के लिए है। तो अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लिखो। बालों को 95% स्ट्रेट करने के प्रोसीजर को स्मूथनिंग कहा जाता है। बालों को 95% स्ट्रेट करने के प्रोसीजर को स्मूथनिंग कहा जाता है, जिसे करने के लिए हमें रिबॉन्डिंग क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। जिसे करने के लिए हमें रिबॉन्डिंग क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। रिबॉन्डिंग क्रीम हमारे हेयर के नेचुरल बॉन्ड्स को लूज करती है। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी। बालों को 95% स्ट्रेट करने के प्रोसीजर को स्मूथनिंग कहा जाता है, जिसके लिए हमें रिबॉन्डिंग क्रीम का ही यूज करना होता है। रिबॉन्डिंग क्रीम हमारे नेचुरल हेयर बॉन्ड्स को लूज करने का काम करती है। जिसके बाद हम न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, लिखो। जिसके बाद हम न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उस लूज किए हुए बॉन्ड को वापस स्ट्रेट शेप में फिक्स करने के लिए। जिसके बाद हम न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उस लूज बॉन्ड को स्ट्रेट शेप में फिक्स करने के लिए। स्मूथनिंग करने के लिए हमें ग्लैट या फिर एक्सटेंशो क्रीम का यूज करना पड़ता है। स्मूथनिंग करने के लिए हमें ग्लैट या एक्सटेंशो क्रीम का यूज करना पड़ता है।
ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग सिर्फ वर्जिन हेयर, हीना कोटेड हेयर पर ही की जा सकती है। यानी स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग प्योरली तो वर्जिन बाल और हीना कोटेड बाल के हिसाब से ही बनाया जाता है ये प्रोडक्ट। इसलिए जब कभी भी आपके पास कोई कलर वाला बाल आए या बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज बाल आए या कोई ऐसी कंडीशन कि जब बाल वर्जिन ना हो, जैसे डाई कोटेड है बाल, थोड़ा सा डैमेज है बाल, ड्राइनेस में है बाल, तो ये आपकी वर्जिन कंडीशन नहीं हुई ना, तब हमें क्लाइंट को करना होता है कैरा शाइन, कैरा स्मूथ। ये दोनों भी एक ही चीज है, दोनों एक ही है। कोई इसको कैरा शाइन कहता है तो कोई कहता है कैरा स्मूथ। ये किस लिए है? जिन बालों पर हम स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते, उन हेयर को स्ट्रेट करने के लिए हमें कैरा शाइन, कैरा स्मूथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी किसी का बाल कलर है, ड्राई डैमेज है और वैसा यानी कोटेड बाल है, डाई कोटेड है, तो उन बालों पे तो हम स्मूथनिंग कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो बाल ना तो वर्जिन है ना ही वो बाल हीना कोटेड है। तो उन बालों पर हम करते हैं कैरा शाइन और कैरा स्मूथ। इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो भी डाली थी, रिसेंटली परसों ही डाली थी मैंने एक वीडियो, अगर आपने देखी हो तो। मैंने कैरा शाइन करते हुए एक पूरा प्रोसीजर दिखाया लोगों को कि कलर वाले बाल को स्ट्रेट कैसे किया जाता है प्रॉपर। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज आप उस वीडियो में भी देख लेना, और जो उस वीडियो में नहीं दिखाया गया वो आपको इस प्रोसीजर में आप पता लगेगा। देखो, जब ऐसा बाल होता है तो सबसे पहले हम करते हैं वॉश। वॉश करने के बाद की जाती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको कौन सी क्रीम का यूज करना है पता है? ग्लैड का या फिर एक्सटेंशो का, यानी कि स्मूथनिंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है कैरा शाइन और कैरा स्मूथ करने के लिए। यानी कि कैरा शाइन और कैरा स्मूथ किसी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जुगाड़ है जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, यानी हेड्रेसर इसको खुद करते हैं। किसी कंपनी ने आज तक कैरा शाइन, कैरा स्मूथ का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। हम लोगों ने ही ये नाम रखा है और हम लोग ही इसे एक जुगाड़ के रूप में करते हैं। किस चीज का जुगाड़? जहां पर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग नहीं हो सकती, वहां पर हम ये कैरा शाइन, कैरा स्मूथ का जुगाड़ लगाते हैं। इसके लिए हमें कौन सी क्रीम चाहिए? स्मूथनिंग क्रीम चाहिए, ग्लैड की या फिर एक्सटेंशो की। एप्लीकेशन, जब भी स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन होती है तो क्या होता है? बॉन्ड लूज। और जब आपके हेयर का प्रॉपर बॉन्ड लूज हो जाएगा तो बॉन्ड लूज के बाद आप क्या करोगे? रिंस। शैम्पू तो कर नहीं सकते, और रिंस के बाद आपको लगाना है मास्क। फिर यहां से आपकी गेम चेंज होनी शुरू हो जाती है। इस मास्क के ऊपर ही आपको लगा देना है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर क्या काम करता है? मैंने अभी लिखवाया था, फिक्स करने का काम करेगा। जो बॉन्ड आपने लूज किया उस बॉन्ड को फिक्स करेगा न्यूट्रलाइजर। और न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपको न्यूट्रलाइजर छोड़ना होता है 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक, जिसके बाद आपको केराटिन करना है टॉवल ड्राई हेयर में, और बस यहीं से फिर आपका पूरा केराटिन का प्रोसीजर आएगा नीचे। अब तो ये माना जाता है प्रोसीजर कैरा शाइन और कैरा स्मूथ का।
यानी कि जब आप किसी बाल पर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग नहीं कर सकते हो, बाल क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज है, या कलर वाला बाल है, या डाई कोटेड बाल है, तो हम क्या करते हैं, हम कैरा शाइन और कैरा स्मूथ, जो कि किसी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट नहीं है, ये एक जुगाड़ है, ठीक है। तो ये जुगाड़ को करने का प्रोसीजर है कि हम पहले वॉश करते हैं और एप्लीकेशन करेंगे स्मूथनिंग क्रीम की, और बॉन्ड लूज होने के बाद बाल का रिंस करेंगे, और रिंस करके मास्क लगा देंगे बाल पर। मास्क के ऊपर ही हमें न्यूट्रलाइजर भी डाल देना है सर पे, पूरा रूट से लेके एंड तक। जैसे हम मास्क लगाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वैसे ही न्यूट्रलाइजर को भी एप्लीकेशन कर देना है। सेक्शन बाय सेक्शन करने की कोई खास जरूरत नहीं है, नॉर्मली सर पे डाल के पूरे सर में जैसे शैम्पू करते हैं ना वैसे वैसे करके मल्सीफाई कर दो। तो 10 से 15 मिनट छोड़ के उसके बाद आपने फिर रिंस कर देना है, और रिंस के बाद में टॉवल ड्राई हेयर में केराटिन करना है पूरा, बस टॉवल ड्राई हेयर में केराटिन लगाना, और उसके बाद सुखा के आइनिंग कर देनी है। तो ये प्रोसीजर होगा आपका कैरा शाइन कैरा स्मूथ का। अब केराटिन होने की वजह से बाल चाहे डैमेज था या ड्राई था या कोटेड था, तो जितना भी डैमेज होगा वो रिकवर हो जाएगा। और स्मूथनिंग क्रीम का बॉन्ड लूज करने से आपका उनका हेयर ना स्ट्रेट भी आएगा। है क्या? माइक ऑन करो, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाँ डायरेक्ट रिंस होगा, रिंस के ऊपर मास्क लगेगा, मास्क के ऊपर ही न्यूट्रलाइजर लगेगा, आइनिंग नहीं होगी। यानी जो अपना स्मूथनिंग का प्रोसीजर होता है वो नहीं होगा, अलग प्रोसीजर होता है। क्योंकि ये एक जुगाड़ है ना, हम कोई स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग थोड़ी कर रहे हैं जो स्मूथनिंग का प्रोसीजर फॉलो करें, हम तो कैरा शाइन और कैरा स्मूथ कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोसीजर भी हमें अलग करना पड़ेगा। कैरा शाइन कैरा स्मूथ में आपके क्लाइंट का हेयर 80% तक स्ट्रेट मिलेगा। वैसे तो इससे ज्यादा ही होता है, लेकिन श्योरिटी जो होती है वो 80% की ही दी जाती है। 100% स्ट्रेट हेयर की श्योरिटी किसी को मत देना। चलो अब स्मूथनिंग प्रोसीजर लिखो। स्मूथनिंग प्रोसेस, स्मूथनिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको करनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए आपके पास दो क्रीम होती हैं, एक तो ग्लैट, दूसरा एक्सटेंशो, ठीक है। दोनों में आपको एक ही क्रीम मिलेगी, 0 नंबर मिलेगी ग्लैट की, और वेरी रेसिस्टेंट मिलेगी एक्सटेंशो यानी लॉरियल की। दोनों में से आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करो, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज है। 3 नंबर फिर आपका रेस्ट टाइम। स्मूथनिंग क्रीम का बॉन्ड लूज होने का जो रेस्ट टाइम होता है वो कोई टाइम नहीं है, ये होता है विजुअल चेक। जब तक बॉन्ड लूज नहीं होगा तब तक आपको क्रीम लगा के रखनी पड़ेगी, चाहे फिर 40 मिनट में बॉन्ड लूज हो जाए, चाहे 50 मिनट में हो जाए, चाहे 20 मिनट में हो जाए, और चाहे लग जाए 1 घंटा, चाहे 2 घंटे लग जाए। जब तक बॉन्ड लूज नहीं होगा आप क्रीम को वॉश नहीं कर सकते हो। और जैसे ही आपके बाल का बॉन्ड लूज होगा देन उसके बाद आपको करना होता है रिंस। देखो कैरा शाइन का जो प्रोसीजर है वो यहां तक तो सेम है सारा, है ना, कि क्रीम बाल वॉश करना है, क्रीम लगानी है, बॉन्ड लूज करना है, यहां तक तो सारा प्रोसीजर कैरा शाइन का भी सेम है। यहां के बाद कैरा शाइन का और स्मूथनिंग का प्रोसीजर अलग हो जाता है, क्योंकि स्मूथनिंग में हम रिंस करते हैं और रिंस के बाद मास्क तो इसमें भी लगाएंगे, लेकिन कैरा शाइन में मास्क के ऊपर हम न्यूट्रलाइजर लगा देते हैं, इसमें हम मास्क के ऊपर कुछ नहीं लगाते। मास्क को भी हम बाद में कर देते हैं रिंस, और रिंस करने के बाद फिर किया जाता है 100% स्ट्रेट ड्रायर। देन आपको करनी होती है आइनिंग।
आइनिंग टेम्परेचर जैसा मैंने बताया कि ये जो स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग है ये वर्जिन बाल के लिए और हीना कोटेड बाल के लिए है। तो दोनों में ही आइनिंग टेम्परेचर आप फुल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 210 डिग्री का इस्तेमाल करना, यानी फुल तभी करना जब आपको लगे कि बाल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फुल टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज 210 डिग्री पर आइनिंग कर सकते हो। आइनिंग होने के बाद फिर इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइजर का। फिर लगता है क्लाइंट को न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर क्या काम करेगा, जो बॉन्ड आपने ये विजुअल चेक पे जो बॉन्ड आपने लूज किया, जैसे बाल ऐसे उठाते हैं ना, स्प्रिंग बनता है तो मान लेते हैं बॉन्ड लूज हो गया, तो जो बॉन्ड आपने लूज किया है वो न्यूट्रलाइजर के थ्रू क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, जिसकी टाइमिंग होती है 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट की। यानी न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक बाल पे रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना और ना 10 मिनट से कम रखना है। न्यूट्रलाइजर के बाद किया जाएगा वापस से दोबारा से रिंस, बिकॉज क्योंकि न्यूट्रलाइजर की क्रीम लगी हुई है बाल में, और रिंस करने के बाद आप फिर से लगाओगे बाल पर हेयर मास्क, प्लस दोबारा से किया जाएगा रिंस। यहां पर भी रिंस होने के बाद फिर से दोबारा आपको बालों को 100% स्ट्रेट ड्रायर जरूर करना है। जब आप 100% स्ट्रेट ड्रायर कर दोगे तो यहां आपका स्मूथनिंग का प्रोसीजर स्टॉप हो गया। ये है आपकी स्मूथनिंग का प्रोसीजर। बालों को 100% स्ट्रेट ड्राई करना है, देन उसके बाद आता है फाइनल वॉश। स्मूथनिंग का जो फाइनल वॉश होता है वो होता है आफ्टर 48 आवर्स, यानी सेम केराटिन वाला कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको फाइनल वॉश करना है। ये वॉश आप किसी भी अच्छे शैम्पू से यूज कर सकते हो। स्मूथनिंग का जो वॉश है वो आप किसी भी अच्छे शैम्पू से कर सकते हो। अच्छा शैम्पू जैसे कि शॉशकोफ में जो स्मूथनिंग के लिए शैम्पू आता है वो आपका जैसे कि क्यूटन वगैरह है, क्यूटन है, पेप्टाइड है, ये शैम्पू आप यूज कर सकते हो शॉशकोफ में। और लॉरियल में जाओगे तो एक्सटेंशो जिस नाम से क्रीम आती है ना, उसी सेम नाम से एक्सटेंशो का शैम्पू भी आता है, ये भी देखा होगा आपने। ये शैम्पू केराटिन के लिए भी आता है और यही शैम्पू आपका स्मूथनिंग के लिए भी आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्मूथनिंग के लिए है वो है एक्सटेंशो सिल्वर और जो केराटिन के लिए है वो है एक्सटेंशो गोल्डन, बस ये डिफरेंस है। यानी एक सल्फेट फ्री है और एक नॉन सल्फेट फ्री है। जो सल्फेट फ्री होगा वो केराटिन में चलता है, जो नॉर्मल एक्सटेंशो है वो स्मूथनिंग वाले बालों के लिए चलता है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो। स्मूथनिंग के बाद तो आप कोई भी ओरिजिनल अच्छा शैम्पू यूज करो, सब चलता है, स्मूथनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। बस ओरिजिनल शैम्पू करना, ऐसा नहीं कि केन वाला उठा के कर दो पेडिक्योर शैम्पू, वो नहीं कर सकते हो। कोई अच्छा ओरिजिनल शैम्पू यूज करना, तो स्मूथनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। स्मूथनिंग के बाद आपको स्पेशली कोई सल्फेट फ्री या कोई बहुत महंगा शैम्पू की जरूरत नहीं होती है। जी बताओ। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट करना है बाल, हाँ 6-7 बार, 8 बार, 10 बार, जब तक आपका बाल पूरा शाइनेबल और स्ट्रेट ना आए प्रॉपर। ऑलमोस्ट नहीं, पूरी ही सेम है, एक ही चीज है दोनों। डिफरेंस बना देते हैं हम लोग। डिफरेंस बेसिकली वो क्लाइंट के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। डिफरेंस क्लाइंट को बताओ। क्लाइंट को जब बताना हो ना तो बताओ मैडम रिबॉन्डिंग से बाल डैमेज हो जाएगा, रिबॉन्डिंग हार्ड क्रीम होती है, स्मूथनिंग क्रीम सॉफ्ट होती है, उससे बाल सॉफ्ट रहेगा, डैमेज नहीं होगा, स्ट्रेट सेम आएगा। लेकिन क्रीम एक ही होती है, रिबॉन्डिंग की भी और स्मूथनिंग की भी क्रीम एक ही है। नहीं 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 नहीं, रिंस मतलब पूरा, और 100 ml पर वाटर से वो धोया जाता है, नैनो प्लास्टिया। रिंस मैंने तो साथ में लिखवाया तो था ना, रिंस विद 100 ml वाटर, इसमें लिखवाया मैंने ऐसा कि विद 100 ml वाटर नहीं लिखवाया, मतलब प्रॉपर रिंस करना है, पूरा बाल को धोना है अच्छे से। क्रीम नहीं रहनी चाहिए बाल पे कोई भी, ना न्यूट्रलाइजर ना स्मूथनिंग क्रीम।
बिल्कुल, स्मूथनिंग के बाद ही हेयर कलर होता है, स्मूथनिंग से पहले कभी नहीं होता। पहले स्मूथनिंग होती है, उसके 1 डेढ़ हफ्ता छोड़ करके तब आपको कलर करना होता है। हम कितनी बार बालों में नैनोप्लास्टिया या ब्लूटॉक्स कर सकते हैं। देखो, नैनोप्लास्टिया और ब्लूटॉक्स तो चाहे हर महीने करते रहो, अगर आपका क्लाइंट कराने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ, स्मूथनिंग नहीं कर सकते हो बार बार। स्मूथनिंग एक बार हो गई तो जब तक क्लाइंट की ग्रोथ कम से कम कान तक नहीं आएगी ना, ईयर तक, तब तक आप उसे स्मूथनिंग नहीं कर सकते हो। यानी कम से कम साल भर की ग्रोथ होनी चाहिए स्मूथनिंग की, तभी आप स्मूथनिंग करना। क्योंकि स्मूथनिंग में क्या होता है, हम रूट के पास से वैसे भी आधा इंच हेयर छोड़ देते हैं। तो अगर उसकी ग्रोथ ही 2.5-3 इंच आई है, तो उसमें से भी आपने आधा इंच छोड़ दिया, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आप काम क्या कर रहे हो, खाली 1 इंच बाल पे काम करोगे क्या? वो चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जी मैडम। नहीं नहीं, दुकान पे मिलेंगे ना, आप कॉस्मेटिक की बड़ी शॉप पे जाओ, वहां मिलेंगे प्रोडक्ट आपको सारे। तो स्ट्रीक्स के खरीद लो, तो स्ट्रीक्स के ही खरीद लो, जो मिल रहे हैं वो ले लो। स्मूथनिंग क्रीम भी मिलती है स्ट्रीक्स की, कलर भी मिलते हैं, डेवलपर भी मिलते हैं, ले लो सब। वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप नॉर्मल ले लेना, कैराफाइन वगैरह की कैरेटीन आते हैं, वो ले लेना। नहीं तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से कोरियर करा दूंगा आपको। एक कैरेटीन है, पर्सनली मैं यूज करता हूँ, वो बहुत अच्छा है। मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसे उसका, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी, और वो पर्सनल प्रोडक्ट है। आपको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट 3500 रुपये तक का दिलवा दूंगा। मतलब मुझे भी वो इतना ही पड़ता है, मतलब 3400 रुपये का पड़ता है मुझे वो। 3500 रुपये मान के चलो, 3500 में आपको वो कैरेटीन मिल जाएगा। और मैं यहाँ से कोरियर करा दूंगा, आपके पास मिल आ जाएगा सीधा। कोरियर वाले का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। 1 लीटर की बोतल होगी इतनी बड़ी पूरी, बहुत खत्म भी नहीं होगी वो तो आपसे इतनी जल्दी। वैसे 3500 रुपये में कोई सौदा बुरा नहीं है, और जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, आप समझदार हो, वो इतनी घटिया तो होगी नहीं। रिजल्ट मिलेगा आपको बढ़िया उसका। नैनोप्लास्टिया करने के लिए क्या? आ गया क्या? क्या हाल है? बढ़िया। ठंडो करवा दी तूने यार एकदम से। ये क्लास में एग्जिट कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बार है। नहीं यार।
जी, अब वॉइस आ रही है आपको मेरी? कमाल के लोग हैं यार। देखो अभी 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 है ना, आपकी आप लोगों की ज्वाइन करने से पहले मुझे मेरी मैनेजर ने एक मैसेज भेजा है, और उसमें कोई बंदा है उनको मैसेज करके कह रहा है कि मुझे कोर्स नहीं करना, लेकिन हनी सर से है ना मुझे डिग्री दिलवा दो, क्योंकि मेरा सलोन है। बताओ, फ्री में उसे मैं अपना नाम दे दूंगा मैं। किस चीज की आवाज आई है? आईफोन वाली मैडम? हम्म। कोई पेमेंट हुई है? ठीक है, तो अब हम अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नैनोप्लास्टिया की, सॉरी, जो है बालेआज की एप्लीकेशन। क्योंकि हमने स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग, केराशाइन केरा दोनों प्रोसीजर और क्या चीज होती है ये पढ़ा है। तो अब हमारा बचता है, हम वो भी करते हैं इससे पहले कि टाइम खत्म। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बालेआज की एप्लीकेशन बताता हूँ। कहाँ चली गई मैडम? वो भी आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। रिकॉर्डिंग के सारे जिंदा हैं, ऑनलाइन क्लास के सारे लोग। सबको रिकॉर्डिंग का इंतजार रहता है, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग देखने वालों, बहुत जरूरी होती है क्लास लेनी, क्योंकि अगर क्लास होती है ना तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं मानता हूँ तुम लोग आलसी हो थोड़े से, ये बात तो मैं समझ गया हूँ। सुबह उठने की दिक्कत है ना। अरे रे रे, गलत फट गया। देखो, आलसीपना इसलिए दुख देता है, मैंने बैठ के फोइल काटा तो फोइल ही खराब हो गया। उन्हें आलसी बोलते बोलते मैं खुद ही आलसी हो गया। भगवान तेरी माया। नहीं, कुछ अलग सा नहीं है, देखो ना, अभी पता लग जाएगा 5 मिनट में ही आपको सब दिख जाएगा क्या होता है बालेआज, कैसे होता है। देखो, बालेआज का मतलब क्या होता है? बालेआज का मतलब होता है ब्लेंडिंग, ठीक है। और ब्लेंडिंग करने की जो टेक्निक है उसका नाम होता है एयर टच। यानी आपने कई बार मुझे देखा होगा, वैसे मैंने कल ही एक वीडियो शूट की है, उसको एडिट करके हो सकता है मैं आज रात तक डाल दूं। आज नहीं डलेगी तो वो कल जरूर डलेगी। उसमें देखना मैं ना एयर टच कर रहा हूँ उसमें, और वो वैसे तो मैं आपको अभी टेक्निक बता दूंगा, और उसमें देख के आपको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो प्योर क्लाइंट पर होगी। तो हाँ हाँ, जाओ। बालेआज टेक्निक में जो ब्लेंडिंग आती है, वो ब्लेंडिंग बनाने के लिए हमें एयर टच टेक्निक का यूज करना होता है। एयर यानी कि हवा, और हवा किस में से आएगी? ड्रायर में से। तो हमें ड्रायर का इस्तेमाल करना है, वो भी ठंडे ड्रायर का, ना कि गर्म ड्रायर का। क्योंकि बाल अगर गर्म हो गया तो ब्लोंडर की हीट की वजह से वो ओवर हीट होकर टूट भी जाएगा। तो हमें ठंडे ड्रायर का इस्तेमाल करना है। और ठंडे ड्रायर का इस्तेमाल करना कैसे है? देखो, बालेआज ब्लेंडिंग पैटर्न लाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है डायगोनल सेक्शंस का।
मान के चलो कि ये आपका हेयर है, यहां से आपको कुछ इस तरह से डायगोनल सेक्शन लेने हैं, ऐसे तिरछे, यानी कि पीछे वाले जो दो सेक्शन है वहां पर ऐसे, मैं भी इसको बताने के बाद ना बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा प्रॉपर, तो समझ जाओगे। प्रॉपर पीछे की तरफ ऐसे वी बनना चाहिए सेक्शन का, कि एक सेक्शन इस तरफ से डायगोनल लिया, एक सेक्शन इस तरफ से डायगोनल लिया, तो ऐसे वी बन गया वो। और उस वी सेक्शन को जब आप इस ड्रायर की हेल्प से एप्लीकेशन करोगे, गुड मॉर्निंग, जब आप इस ड्रायर की हेल्प से एप्लीकेशन करोगे तो आपकी ब्लेंडिंग टेक्निक बनेगी। कैसे बनेगी वो समझो। सबसे पहले सेक्शन क्या लेंगे, डायगोनल, और ये डायगोनल सेक्शन लेने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह से पहले ऐसे कोम में पूरा बाल ऐसे कोम करके लाना है, और नीचे का जो 3 इंच का हेयर होगा ना, जो नीचे का टेल एंड 3 इंच हेयर होगा, वहां से आपको बाल ऐसे पकड़ के रखना है। कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे मुट्ठी में ऐसे नहीं बनाना, पूरा जैसे कि हम हाइलाइट्स करते हैं ना, जैसे ऐसे 2 फिंगर में ही बाल आपको पकड़ना है, ताकि बाल टाइट भी रहे और लूज भी रहे। और ये ड्रायर आपको यहाँ रूट के पास से नीचे की तरफ चलाते हुए लाना है। ऐसा नहीं कि यहां से ऊपर की तरफ जाओगे, ऐसा नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आना है आपको, ऐसे देखो। देखो इसमें क्या हुआ कि ये तो चलो डमी है, ओरिजिनल हेयर तो बहुत फाइन होता है, क्लीन होता है, उस पे हवा लगेगी ना तो सारा बाल एकदम से ही नीचे चला जाएगा। देखो ये डमी है, इसके बावजूद भी इसमें कितने सारे बाल नीचे की तरफ निकल गए। तो जो ये बाल मेरे हाथ में बचे हैं ना, इन बालों पे हमें करना होता है बालेआज, और जो बाल ये नीचे गिर गया ये क्रिएट करेगा ब्लेंडिंग, यानी इस पे हमें करना है ग्लोबल कलर। ठीक है, इस बाल को, जो बाल ड्रायर की हवा से नीचे गिर गया, ये बाल आपको ग्लोबल कलर के लिए रखना है, यानी कि डार्क शेड के लिए रखना है। और जो बाल आपके हाथ में है उस बाल पे आपको करना है बालेआज कलर, यानी कि लाइटर टोन, ब्लॉन्ड कलर। ठीक है, चाहे ब्लॉन्ड हो, ब्राउन हो, वो जो भी हो, एक शेड जो लाइट आएगा वो उस पे आएगा जो आपने बाल हाथ में पकड़ के हवा मारी, और जो हवा से बाल नीचे गिर गए उन पे आपको करना होगा ग्लोबल कलर। फिर चाहे आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी, चाहे आप इनको नेचुरल रखो, काला रखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काला भी तो डार्क टोन ही हो गया ना, और जो आप कलर करोगे वो लाइट हो जाएगा। तो आप उसको चाहे कलर करो या ना करो, वो आपकी पर्सनल अपनी मर्जी है। लेकिन एप्लीकेशन ऐसे ही होगी कि सेक्शन डायगोनल होंगे, और डायगोनल सेक्शन को आपको ऐसे तिरछा पकड़ के लाना है। ऐसे डायगोनल ऐसे सेक्शन है तो आपको इधर ही खड़ा होना है, और वहां से फिर आपको ऐसे ड्रायर का इस्तेमाल करना है, पहले रूट के पास, और जब रूट के पास चलेगा तो धीरे 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 ऐसे करके आपको नीचे की तरफ आना है। जब आप ओरिजिनल बाल में ये चीज करोगे तो बहुत सारे बाल होंगे जो एकदम से ही नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि किसी भी क्लाइंट का बाल है ना इतना लंबा नहीं हो सकता, सबके बाल बीच बीच में से टूटे हुए होते हैं। तो जितना भी ब्रेकेज हेयर होता है ना, टूटा हुआ, जैसे यहां तक है कोई बाल, तो वो सारा नीचे गिर जाएगा। बाद में यही सारे बाल जो नीचे गिरे हुए हैं ये उसमें बालेआज में ब्लेंडिंग पैटर्न क्रिएट देंगे आपको, क्योंकि आपने तो इनको जो आपके हाथ में है, अब ये बाल ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा बाल है, पूरा बाल होगा उसी को किया जाएगा बालेआज में इस टेक्निक में। ठीक है, और जो आधा बाल होगा, जो टूटा हुआ बाल होगा, वो सारा आपके ड्रायर की हवा नीचे जाएगा। जब आप ये कर लोगे तो हल्का सा इसको बैक कोम कर देना ऐसे पीछे की तरफ, या हाथ से ऐसे पकड़ नीचे ऐसे खींच देना। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे कहीं पे यहाँ उलझ गए बाल, तो ऐसे हटा के और नीचे ऐसे खींच देना। उसके बाद जस्ट आपको फॉइल लगा के एप्लीकेशन करनी है। फॉइल लगाने से पहले अगर मैंने ना भी बताया हो तो दोबारा बता रहा हूं, पहले यहां पर प्रोडक्ट लगाओ फॉइल के ऊपर, ताकि ये बाल आपके फॉइल पर अच्छी तरह से ऐसे चिपक जाए। ये देखो अब मैंने इसको छोड़ दिया है ना, फिर भी ना तो ये हिलेगा ना ये गिरेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फॉइल पर हमेशा प्रोडक्ट लगाओ, और प्रोडक्ट लगने के बाद फिर दोबारा जहां प्रोडक्ट लगाए वहां नहीं लगाना, फिर नीचे की तरफ प्रोडक्ट लगता है ऐसे,
कि अब ये नीचे से भी ना, ऊपर से तो चिपका दिया था मैंने, अब इसको नीचे से भी चिपका दिया, और फिर ब्रश चलेगा बीच में, ताकि ये पूरा बाल एक बार इस फॉइल पे अच्छी तरह से चिपक जाए। तब आपको फिर ऐसे ब्रश चलाना है जैसे पेंटिंग ब्रश चलता है। याद है जब हम डायरेक्ट कलर कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ब्रश ऐसे चलता है जैसे पेंटिंग वालों का चलता है। कभी भी ऐसे बहुत सीधा सीधा ऐसे ब्रश नहीं चलाना, ब्रश हमेशा ऐसे चलेगा। और फिर जो नीचे वाला बाल है उसको उठा करके जहां हमारा फॉइल फोल्ड किया है हमने, उसी लाइन से नीचे की तरफ इसको मर्ज करते हुए लाना है। कभी भी बाल को उलझाना नहीं है, बाल में टेंगल नहीं आना चाहिए। ये एप्लीकेशन हुई, हमने फॉइल को बंद कर दिया। अब देखो जिन पे मैंने फॉइल बांधा इनमें आएगा बालेआज का कलर, जिन पे फॉइल नहीं बांधा रह गया ग्लोबल। तो बालेआज में जितने बाल गए हैं अंदर उससे ज्यादा नीचे छूट गए, तभी इसमें ब्लेंडिंग बनती है और नीचे की तरफ कलर ज्यादा आता है। नीचे की तरफ क्यों ज्यादा आ रहा है समझ रहे हो? क्योंकि इसमें जो हमने बाल छोड़ा है ये सारा बाल उस बाल से छोटा है जिन पे हमने ये फॉइल बांधा है। बिकॉज क्योंकि हमने उसको पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसमें वही बाल तो नीचे गिर सकता है ना जो पकड़ने से पहले पहले का होगा। जहां तक पकड़ा है वो बाल तो नीचे गिर ही नहीं सकता, तो इसलिए नीचे की तरफ इसका कलर शेड ज्यादा दिखाई देता है और ऊपर की शेड से मर्जिंग होता हुआ आता है। बालेआज पैटर्न का मतलब है ब्लेंडिंग, प्रॉपर ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है एयर टच बालेआज। ठीक है, एयर टच बालेआज का जो दूसरा रूल है वो है कि इसमें भी आपको कोई सेक्शन नहीं छोड़ना। बेबी लाइट्स याद है, बेबी लाइट्स में हमने कोई सेक्शन नहीं छोड़ा, इसमें भी कोई सेक्शन नहीं छोड़ते। सेम आपको डायगोनल सेक्शन निकालना है, एयर टच करना है, बांध दिया। सेम उसके बाद डायगोनल सेक्शन लिया, एयर टच किया, बांध दिया, डायगोनल सेक्शन लिया, एयर टच किया, बांध दिया। बिना कोई सेक्शन छोड़े आपको पांचों सेक्शन में काम करना है। ठीक है, अभी बोर्ड पे समझा दूंगा, समझ जाओगे। अगली टेक्निक देखो, अगली टेक्निक है टीजी लाइट्स। टीजी लाइट से आप समझ रहे होंगे ये कहीं ना कहीं आपकी हाईलाइट्स टेक्निक से ही कनेक्ट कर रही है, राइट। और हाईलाइट्स टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेक्शन हम लेते हैं सीधे, ऐसे स्ट्रेट सेक्शन लेते हैं बिल्कुल सीधे, है ना। तो टीजी लाइट्स में भी आप ऐसे ही स्ट्रेट सेक्शन लेंगे, सीधे सेक्शन लेंगे। और टीजी लाइट्स में हमें जस्ट इतना डिफरेंस आएगा कि हाईलाइट्स है ना ऐसे निकालनी है, थोड़ी मोटी। हाईलाइट्स जो होंगी वो थोड़ी मोटी होंगी, और नीचे जो बाल छूट रहा है ना हाईलाइट्स के अलावा वो पतला छूटेगा। बिकॉज हम हाईलाइट्स मोटी ले लेंगे तो ऑब्वियसली जो बाल छूटेगा वो कम छूटेगा ना। तो हाईलाइट्स, मोटी हाईलाइट्स करने को टीजी लाइट्स कहा जाता है। अगर आप मोटी मोटी हाईलाइट्स डाल तो वो टीजी लाइट्स हो गई। डिफरेंस क्या बनाना है इसमें, टीजी लाइट्स में रूट पे ब्लेंडिंग देनी होती है, और ब्लेंडिंग देने का सबसे अच्छा काम कौन करता है, ड्रायर। तो आप इसको रूट के पास से पकड़ो, जहां से पकड़ के आपने हाईलाइट्स निकाली है, और सिर्फ वहां तक ऐसे ड्रायर चला दो। तो इससे क्या होगा कि रूट के पास जो छोटा छोटा हेयर होगा वो सारा गिर जाएगा, तो ब्लेंडिंग अपने आप बन जाएगी, मैच नहीं बनेगा कलर में। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई कमी लगती है तो ऐसे एक दो बार ऐसे कोम मार दो कि बाल पीछे चला जाए वो सारा। क्लियर है आपको? सेक्शन सीधा, मोटी हाईलाइट्स निकाल के रूट के पास सिर्फ ड्रायर चला है। ऐसा नहीं है दूर से पकड़ के ड्रायर चला दोगे, इसमें तो फिर सारे ही बाल नीचे गिर जाएंगे। जहां से पकड़ के हमने ये टीजी लाइट्स निकाली है ना मोटी मोटी, वहीं तक हमें ड्रायर चलाना है बस। यानी सिर्फ रूट के पास ब्लेंडिंग देनी है, नीचे की तरफ ब्लेंडिंग देने की कोई जरूरत नहीं होती। टीजी लाइट्स में भी आपको बिना कोई सेक्शन छोड़े काम करना होता है, क्योंकि हर एक टीजी लाइट्स में आप थोड़े थोड़े बाल वैसे भी छोड़ रहे हो जो हाईलाइट्स में छूट रहे हैं, है ना। जो हम टीजी लाइट्स निकाल रहे हैं उसके अलावा पतले पतले बाल छोड़ भी रहे हैं हम, तो वो बाल छूट रहे हैं ना। इसलिए हमें टीजी लाइट्स में सेम बालेआज की तरह बिना कोई सेक्शन छोड़े एप्लीकेशन करते हुए जाना है। यानी एक सेक्शन ये बांधा, दूसरा सेक्शन फिर से लिया, टीजी लाइट्स निकाली, मोटी मोटी हाईलाइट्स निकाली, और
सिर्फ रूट के पास से पकड़ के ड्रायर चला दिया ताकि रूट के पास ब्लेंडिंग आ जाए और फॉइल बांध दिया, बिना कोई सेक्शन छोड़े ये टेक्निक कॉपी करनी है आप। तो ये टीजी लाइट्स कहलाए। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूं, मैं कौन सी टेक्निक यूज करता हूं। जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूं बालेआज के, उसको कहा जाता है कस्टमाइज बालेआज। और कस्टमाइज बालेआज का मतलब है कि मैं कई तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके एक कलर शेड बनाता हूं। कई तरह की टेक्निक कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो मान के चलो मैं कर रहा हूं, अपनी जो मेरी टेक्निक है, मैं सबसे पहला फॉइल बांधता हूं एयर टच का, यानी कि बालेआज का, प्योर बालेआज का पहला सेक्शन ये बांध दिया। इसके बाद जो ये दूसरा सेक्शन आएगा ये मैं बांधता हूं बेबी लाइट्स का, यानी जिगजैग सेक्शन लिया और इसमें मैंने बेबी लाइट्स कर दी। फिर जो तीसरा सेक्शन आया ये मैं लेता हूं फिर से एयर टच बालेआज का, और इसके बाद जो चौथा सेक्शन आया वो फिर से मैंने बेबी लाइट्स कर दी। यानी एयर टच बालेआज और बेबी लाइट्स को, दो टेक्निक को एक ही कलर में मैं इस्तेमाल करता हूं, एक सेक्शन बालेआज का और एक सेक्शन बेबी लाइट्स का। तो ये बन गया आप कस्टमाइज बालेआज, क्योंकि दोनों में ही कोई सेक्शन नहीं छोड़ा जाता है ना। और एयर टच से मुझे क्या मिल रहा है, एयर टच से मुझे नीचे की तरफ कलर ज्यादा मिल रहा है, और बेबी लाइट से मुझे ऊपर की तरफ भी कलर की विजिबिलिटी ज्यादा मिल रही है, ब्लेंडिंग ज्यादा मिल रही है। इसलिए आपने कभी अगर देखा हो मेरा जो पैटर्न है वो जल्दी से समझ नहीं आता होगा, क्योंकि सारे ही कलर में नीचे की तरफ कलर ज्यादा भी दिखता होगा, कम भी दिखता होगा, ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग भी आती होगी, ग्लोबल भी दिखता होगा और मर्ज दिखता होगा सारा। क्योंकि मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करता ही नहीं हूं कभी भी, ना कभी मैं पूरा एयर टच करता और ना ही मैं पूरी बेबी लाइट्स करता। और टीजी लाइट्स तो मैंने कभी नहीं करी, आज तक भी नहीं की, क्योंकि टीजी लाइट कहीं बेहतर मुझे ये अपनी टेक्निक लगती है। या तो एयर टच बालेआज और टीजी लाइट्स मिक्स करके करूंगा, या फिर मैं बेबी लाइट्स और एयर टच बालेआज मिक्स करके करूंगा। यानी बालेआज के साथ कोई भी हाईलाइटिंग पैटर्न का यूज कर लेना आप, तो आप बालेआज और ज्यादा ब्लेंडिंगनेस में आएगा और ज्यादा बोल्डनेस में आएगा, और रूट से लेकर के नीचे तक की ब्लेंडिंग इक्वल दिखेगी, बराबर दिखेगी। ठीक है, अब समझ देखो बोर्ड पे, और अच्छा समझ आएगा आपको बोर्ड पर। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको प्रॉपर। चलिए देखो, मान के चलो कि ये आपकी क्लाइंट की हेड शेप आ रही है, ठीक है। इसमें आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये ईयर पार्ट आ गया, तो ये एक ईयर टू ईयर पार्टीशन, और ये आपका एक बैक मिड पार्टीशन, राइट। और ये आपका क्राउन एरिया आ गया, यानी कि आपका क्राउन सेक्शन। तो ये 5 पार्टीशन आपको देखने को मिलेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्राउन एरिया। ठीक है, ऐसे समझा देता हूं। देखो जैसे ये पुतला बना हुआ है ना, ऐसे ही मैं खड़ा हो गया, ये देखो। अब ये मेरा एक, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, इस तरफ आ गए तो ये तीसरा सेक्शन, इस तरफ आ गए तो ये चौथा सेक्शन, और 5वां सेक्शन यहां से ये क्राउन एरिया है। सेम यहां पर, ठीक है। इसमें मान के चलो मैं बालेआज कर रहा हूं, सिंगल बालेआज। सिंगल बालेआज में सेक्शन कैसे निकलेगा, ऐसे। और जहां ये आपकी क्राउन एरिया वाली लाइन है ना, इसमें मर्ज करके आखिरी सेक्शन निकालना है आपको।
यानी क्राउन से लाइन मर्ज करनी है आपको, डायगोनल सेक्शन लेते लेते क्राउन के यहां पर लाइन मर्ज होगी लास्ट। तो सेम इस तरफ, ये देखो इस तरफ अगर मैंने सेक्शन ऐसे लिया है और मैंने आपको अभी क्या बताया था, ऐसे करके वी बनाना है, तो ये तो इस तरफ तो ये बन गया। अब हमें इस तरफ सेक्शन ऐसे लेना है तभी वी बन पाएगा। तो यहां से डायगोनल कैसे बनेगा, ये बना। ये देखो ये सेक्शन निकलते हैं किसके, बालेआज के। कौन सा बालेआज, एयर टच बालेआज, एयर टच बालेआज। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें 70% हेयर में, सॉरी हाँ 70% हेयर में कलर और 30% हेयर में ग्लोबल दिखाई देगा। अब मान के चलो हम इधर आ गए फ्रंट पे, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की, ईयर पार्ट, ये जो ये सेक्शन है मेरा, इस सेक्शन का जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा इधर, ऐसे। और जब इस तरफ निकलेगा तो भी ऐसे ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा फिर वो ऐसे। लेकिन जो क्राउन एरिया निकलेगा इसमें, समझाऊं बताऊं क्या कैसे, देखो जैसे मान लो क्लाइंट आपकी ऐसे बैठी होगी, आप इस एरिया पे काम कर रहे हो, तो ये सेक्शन जो निकलेगा ये ऐसे निकलेगा, ऐसे, समझ गए। कान की तरफ आपकी टेलकोम की टेल जाएगी, ना ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, टेल हमेशा नीचे की तरफ आएगी, आप कान की तरफ आनी चाहिए ऐसे। तो ये सेक्शन सारे डायगोनल निकलेंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका क्राउन एरिया। एरिया पर डायगोनल सेक्शन निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो चकोर एरिया आ गया सारा। तो यहां पर हमें सेक्शन सीधे लेने पड़ेंगे, और सीधे लेने की वजह से बालेआज की ब्लेंडिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेते हैं बेबी लाइट्स के सेक्शन, यानी कि जिगजैग सेक्शन, वाटरमेलन सेक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। देखो कहीं ना कहीं प्योर बालेआज टेक्निक में भी आपकी बेबी टेक्निक मजबूरन आपको ऐड करनी पड़ गई ना। तो जब मजबूरन ऐड हो सकती है तो मर्जी से भी तो ऐड हो सकती है ना वो, कि आप अपनी मर्जी से, जैसे मैं करता हूं कि एक एयर टच आ गया, उसके बाद ये मैंने एक बेबी लाइट्स बना दी, फिर ये एक एयर टच आ गया और अगले को मैंने फिर से एक बेबी लाइट्स बना दी, फिर ये एक एयर टच आ गया, फिर अगले को एक मैंने बेबी लाइट्स बना दिया। इसमें रिजल्ट पता है क्या होता है, इसमें रिजल्ट निकलता है 80% बालों में बालेआज दिखता है और 20% बालों में ग्लोबल दिखता है, यानी ब्लेंडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा कलर इनहेंस होकर दिखता है, और ज्यादा अच्छा दिखता है। और इस टेक्निक को मैं कहता हूं कस्टमाइज बालेआज, क्योंकि मैंने एक टेक्निक को कस्टमाइज कर दिया दूसरी के साथ। अगर मैं इसके बेबी लाइट्स के अलावा एयर टच में कोई दूसरी टेक्निक करता हूं तो वो क्या निकलती है, फिर निकलती है टीजी लाइट्स, ठीक है। इसमें से मुझे ऐसे मोटी हाइलाइट्स को पिक करना है, फिर एक एयर टच, फिर बेबी लाइट्स, ऐसे मोटी मोटी हाइलाइट्स को पिकअप करना है आपको। तो ये टेक्निक भी सेम आपको 80% रिजल्ट देगी और 20% वालों में ग्लोबल दिखाई देगा। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, बालेआज के जो कलर होते हैं ना, वो जैसे कि ग्लोबल जो होगा वो हमेशा डार्क टोन में होना चाहिए, और जो बालेआज का कलर आएगा वो हमेशा ब्लॉन्ड टोन में या लाइटर टोन में ही होना चाहिए, वो कभी भी डार्क टोन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी ब्लेंडिंग बेकार है, सारी मेहनत खराब है।
वो तो एक नॉर्मल जस्ट एक रूल की तरह है ना, वो तो हर एक टेक्निक में लागू रहेगा, चाहे आप कुछ कोई भी टेक्निक आप कर रहे हो, आप दो हाइलाइट्स को मर्ज तो नहीं कर सकते ना, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन और लिखवाता हूं। कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कलर कॉम्बिनेशन चाहे आप किसी को ग्लोबल हाइलाइट्स कर रहे हो तब भी चलेंगे, आप किसी को ग्लोबल प्लस बालेआज कर रहे हो तब यही चलेंगे, आप किसी को ग्लोबल प्लस ओम्ब्रे कर रहे हो तब भी यही चलेंगे, आप किसी को सिंगल ग्लोबल करोगे तो भी यही कलर कॉम्बिनेशन चलेंगे। ठीक है, एक तरफ लिख लो डार्क स्किन टोन और दूसरी तरफ लिख लो लाइट स्किन टोन। डार्क स्किन टोन जो कलर कॉम्बिनेशन यानी जो ग्लोबल कलर चलेंगे वो हैं जैसे कि 6.3, 7.3, 5.15, 6.13, 5.5, 5.45, 7.1, 6.11, ये ऐसे जो आप डार्क स्किन टोन पे ग्लोबल में करना हमेशा। ठीक है, और जैसे कि 4.15, 5.53, और अगर किसी को वाइन टोन वगैरह में जाना है तो फिर 6.62 कलर है या फिर 5.52 कलर है, ये टोन आपको वाइन शेड में लेकर के जाएंगे। जैसे शॉस्कोव का कलर आता है L89, ये वाइन कलर है, प्लम शेड जिसे कहते हैं, प्लम शेड है ये डार्क स्किन टोन ग्लोबल है। फिर लाइट स्किन टोन ग्लोबल पे चलते हैं। लाइट स्किन टोन पे ये ग्लोबल के शेड लिखवा रहा हूं, लिख ग्लोबल ऊपर लिख लो, ये ग्लोबल कलर के कलर शेड है, ये ग्लोबल के शेड है जो डार्क स्किन टोन पे ये वाले चलेंगे, और लाइट स्किन टोन पे आओगे तो 7.23, 6.3, 7.3, 5.15, यानी सारे कलर तो है ही है। लाइट टोन पे तो ये कलर अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, और लाइट स्किन टोन पे और भी अगर वाइब्रेट कलर है जैसे 12.3, 12.5, 12.7 हो गया, ठीक है, और अपना जैसे कि 11.06, ये सारे कलर भी अगर किसी का लाइट टोन है, गोरी है क्लाइंट, तो उसे अच्छे लगते हैं। हल्का फुल्का कैरेमल ब्लॉन्ड भी अच्छा लगता है, कैरेमल ब्लॉन्ड टोन भी उन पर अच्छा लगता है, सूट करता है। 5.53, 5.35, 7.35, 8.3, 8.34, ऑलमोस्ट यही कलर अच्छे लगते हैं अगर स्किन है तो। डार्क स्किन टोन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको, देखो इसका आसान तरीका है कि डार्क स्किन टोन पे हमेशा डार्क कलर ही अच्छे लगेंगे, डार्क कलर यानी कम दिखने वाले कलर। अगर किसी का कलर स्किन टोन डार्क है तो उसे कम दिखने वाले कलर ही देना, अदरवाइज उसकी स्किन टोन और ज्यादा वाइब्रेशन में आ जाएगी, वाइब्रेट करेगा कलर बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स में इन ग्लोबल के साथ आप कौन कौन से कलर हैं जो लाइट स्किन टोन और डार्क स्किन टोन दोनों पे दे सकते हो। कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। 6.3 है तो इसके साथ जो हाइलाइट जाएगी वो हमेशा जो ये बेस दोगे ना आप, 6 नंबर का आप बेस दे रहे हो 6.3, तो 6 नंबर का आपका ग्लोबल का बेस हो गया, तो हमेशा इससे 2 लेवल अप का टोन होना चाहिए, यानी यहां होना चाहिए आपका जैसे 8.3 या 9.3, ठीक है, और इसकी जगह पर आप दे सकते हो फिर 12.1 या दूसरा कोई हो गया 12.7, यानी बेस जो है वो 2 लेवल से ऊपर ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं कि 6.3 का ग्लोबल दे दिया और हाईलाइट में दे देते हैं 7.3, तो ये सत्यानाश हो गया कुल मिला के।
हमेशा 2 लेवल ऊपर का कलर टोन आपको हाइलाइट्स में देना होता है, तभी कलर कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने कलर दिया 5.15, तो इसमें बेस कौन सा आया, 5 नंबर का, तो आपको मिनिमम जो हाइलाइट्स का लेवल लेना है वो क्या लेना पड़ेगा, 7। अब ये 7 से मर्ज होता हुआ कोई भी कलर हो, जैसे 7.17 हो, 7.23 हो, 7.35 हो, या कोई भी हो, जैसे 12.7 हो, 9.7 हो, 7.11 हो, 7.3 क्यों ना हो, यानी 2 लेवल ऊपर के बेस से मिलता हुआ कोई भी ब्लॉन्ड कलर, ब्लॉन्ड